हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मिशाल सिंह, निखिल, राहुल, अपूर्वा। सो बच्चों, सर्कुलर मोशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम लोग जो है सर्कुलर मोशन के, मैंने कुछ आपको 10-20 क्वेश्चंस भी दिए थे स्टार्टिंग वाले सॉल्व करने के लिए घर से। इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है आज का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनका डिस्कशन हो जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा फील होने लगेगा कि इसके क्वेश्चंस होते कैसे हैं। काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में बच्चों करीब करीब 15 क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत है आज के लिए ना। गुड आफ्टरनून दिया, दीपा, मानसी, विनय। सो ज्यादा नहीं, ओनली ओनली 10 to 15 क्वेश्चंस, ताकि आप थोड़े से जो जो मैंने अभी तक तुम लोगों को पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको समझ में आ सके। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा है। इंक्रीज द ब्राइटनेस। देखो, मेरे ख्याल से आपको ये कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, ये मैटर करता है। ठीक है, कंटेंट दिखाई देना चाहिए। आप पढ़ पा रहे हो ना, ये टॉपिक लिखा हुआ है, सर्कुलर मोशन लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ब्लैक होगा, फिर वो सब मिसमैच हो जाता है, इसलिए मैं इसको ब्राइटनेस को ऐसे ही रखते हैं। सो करें बच्चों स्टार्ट। अच्छा, तुम लोगों को बच्चों ये पता है कि यहाँ पे ये एक लिंक दे रखी होती है हर एक शीट के स्टार्टिंग में, ऑल प्रेपजित पीडीएफ। तो ये जो क्लास के जितने भी नोट्स है ना बच्चों, आप अगर इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो क्लिक करके आपको जीमेल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जीमेल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, और वहां पे आप मेरे जितने भी क्लास हुए हैं आप लोगों के, उनके नोट्स को मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये बच्चों आप लोगों को जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, मतलब आज का जो डिस्कशन है, एक बार इसको देखते हैं। पहले 5 क्वेश्चन में बच्चों जिस जिसके जो जो डाउट है, डिस्कशन बहुत लंबा नहीं चलना बच्चों, 15-20 मिनट, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब आगे जो आने वाला है। और बैकलॉग बाकी लोगों ने आप में से सबने कंप्लीट कर ही लिया होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। 2 लेक्चर हम लोग इस पर रख चुके हैं, मतलब 2 नहीं 1.5 लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने पावर पढ़ाया था, और दूसरे लेक्चर में तो मैंने पूरा इसी को पढ़ाया था। सो आदित्य का डाउट है 1-3-4, राइडर बॉय का डाउट है 3-4-5। तो 1-3-4-5 हो गया बच्चों। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बता देना। देखो बच्चों, डिस्कस करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। Two racing cars of mass m1 and m2 are moving in a circle of radius r and 2r respectively, and their angular speeds are equal. ओमेगा दोनों के बच्चों बराबर दे रखे हैं. The ratio of the time taken by car to complete one revolution is. मुझे लगा था कि तुम लोगों को ये चीज ऑलरेडी आती होगी। एक बात बताओ, अगर कोई भी जो है कार वगैरह या कोई पार्टिकल है, और बच्चों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? सो अगर कोई ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से घूमने का मतलब हो गया बच्चों, ये वाली जो लाइन है ना, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन, ये एंगल जो ट्रेवल कर रही है ना, वो ओमेगा की रेट से कर रही है। सो किसी भी टाइम पे आप इसको लिखोगे ना बच्चों, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ये किसके बराबर है बच्चों? ओमेगा के बराबर। डी थीटा को अगर मैं इधर कर लूं बच्चों, तो ओमेगा डी टी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टाइम में एंगल जो ट्रेवल्ड होगा ना बच्चों इसके द्वारा, एंगल जो रोटेट होगा, वो ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो बच्चों ये होगा जैसे डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी के बराबर होता था ना। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही डल हो रखा है मतलब ना। एक मिनट बच्चों, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखना, मतलब टेक्स्ट अच्छे से दिखना चाहिए आपको ना, ये अच्छे से दिखना चाहिए। मतलब मैं तो अभी भी अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ। टेक्स्ट अच्छे से दिख रहा है तुम लोगों को? ये बताओ मेरे को ना, ये सब रिटन कंटेंट अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो थीटा बच्चों इसके बराबर होता है। अब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट अगर करना है किसी को, तो बच्चों थीटा उसमें कितना होना चाहिए बच्चों? 2 पाई के बराबर। इसको 2 पाई रोटेट करना है, और उस टाइम को बोलते हैं बच्चों 1 टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी की वैल्यू बच्चों आ जाती है हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा के
बराबर, ठीक है। ये होता है बच्चों 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो बच्चों अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि दोनों के ओमेगा सेम है, ठीक है। तो टाइम पीरियड बच्चों दोनों के क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, काम खत्म हो गया। हाँ, दोनों की स्पीड डिफरेंट होंगी। अच्छा, इसी को बच्चों हम एक तरीके से और लिखते हैं टाइम पीरियड को, कि इसकी जो टोटल लेंथ होती है ना बच्चों, इसकी वो होती है 2 पाई आर के बराबर। उसको हम 2 पाई आर डिवाइड बाई वी करके भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ना तो 2 पाई डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई आर, और यही तो बच्चों ओमेगा होता है, और ये बच्चों इन्होंने सेम दे रखा है। वी दोनों के डिफरेंट होंगे क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, लेकिन ओमेगा सेम होने की वजह से बच्चों टाइम पीरियड तो इनका क्या होगा, सेम होगा। क्या ये बात आपको पूरी समझ में आ गई? दैट्स वाई टाइम पीरियड का जो रेशियो है बच्चों 1:1 के बराबर आएगा, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 तो किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है। 3, 4 एंड 5 आप लोगों ने पूछे हैं। तो थर्ड वाला बच्चों क्या है, The seconds hand of a watch has length 6 centimeter. The speed of the end point and the magnitude of difference of the velocities at the two perpendicular positions. So बच्चों ये सेकंड हैंड है, ठीक है, ओके। तो इसका बच्चों ओमेगा पता है किसी को? ये एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है बच्चों? कितने सेकंड में इसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है? सेकंड हैंड जो होता है बच्चों ना, सेकंड हैंड पूरा कितने टाइम में घूमता है बच्चों? 60 सेकंड्स में, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो कितना होता है? 60 सेकंड्स के बराबर, ठीक है। 60 सेकंड में बच्चों ये पूरा अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है। आप बोलोगे यस, और ये बच्चों 60 के बराबर आ गया। ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? पाई बाई 30 के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अब मुझे बताओ क्या इस टिप की वेलोसिटी पता कर सकते हो? तो ओमेगा इंटू एल के बराबर। एल कितना दे रखा है बच्चों? 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो पाई डिवाइड बाई 30 इंटू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा बच्चों पाई बाई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। The speed of the end point, the second end of a watch has length 6 सेंटीमीटर। इसको इन्होंने पता है कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर को mm में, ठीक है। तो 10 पाई डिवाइड बाई 5 mm पर सेकेंड। ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? 2 पाई क्यों आ रहा है? 2 पाई mm में कन्वर्ट कर दिया बच्चों इन्होंने ना, ओके। अब आएगा बच्चों एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन वेलोसिटी। बच्चों तुम्हें पता है डेल्टा v जो होता है वो 2v साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये मैंने तुम्हें रटाया था अगर याद हो तो तुम्हें, कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में, क्योंकि ये सर्कल में ही घूमेगा, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट रखते हुए अगर थीटा एंगल कोई चीज रोटेट कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 2v साइन थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और ऐसा ही फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए आता है। इसको मुझे दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा भी बच्चों पता है कितना आ जाएगा? 2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है? 10 पाई डिवाइड बाई 5 इंटू साइन 90 डिवाइड बाई 2। यू गेट √2, मतलब 2√2 पाई mm पर सेकेंड, ठीक है। ये बच्चों हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। गॉट इट? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की? ये सेकंड वाले पार्ट का बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। थर्ड वाला हो गया बच्चों। एक आप लोगों ने फोर्थ वाला पूछा और फिफ्थ वाला पूछा है। ये बच्चों बहुत आप लोगों में से जिन्होंने मेरे से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा होगा उनको मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, ठीक है। ये कह रहा है कि स्पॉट ऑफ लाइट एस रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड। द स्पॉट ऑफ लाइट P moves along the wall on at a distance of 3 meter. What is the velocity of the point P? आप लोगों ने पता है क्या किया होगा? आपने ये लिख दिया होगा कि ये डिस्टेंस आ रही होगी आपकी 3√3 के बराबर, सॉरी 3√2 के बराबर आ रही होगी क्योंकि 45 डिग्री है। तुमने पता क्या कर दिया होगा? ओमेगा इंटू दिस करके लिख दी होगी इसकी वेलोसिटी, जो कि गलत आ जाती है, ठीक है। इसमें बच्चों एक ट्रिक होती है, सिंपल सा, उसको याद रखना। मुझे ये बताओ कि जो स्पॉट होगा वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? ऑब्वियस बात है इधर, ठीक है ना। स्पॉट की वेलोसिटी बच्चों ऐसे होगी या नहीं होगी? अगर मैं स्पॉट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट लिखूं यहां से ना, मैंने कहा कि इस जगह से स्पॉट का जो डिस्टेंस है दैट इज x सपोज। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो v होगा वो dx डिवाइड बाई dt के बराबर होगा या नहीं होगा बच्चों? dx बाई dt के बराबर होगा या नहीं होगा? अच्छा,
इस एंगल को बच्चों अपन अल्फा मान लेते हैं, ये घूम रहा है यहाँ पे, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा जो होगा वो डी अल्फा बाई डी टी के बराबर होगा? आप बोलोगे यस सर, ओमेगा जो होगा वो डी अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होगा, इस एंगल का रेट ऑफ चेंज। अरे भाई ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये ऐसे घूमेगा तो ये अल्फा चेंज होगा ना ओमेगा घूमने से, ठीक है ना? तो डी अल्फा बाई डी टी बच्चों हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। क्या मैं x को लिख सकता हूं बच्चों 3 tan अल्फा के बराबर? आप लिखो, बोलोगे बिल्कुल सही है सर, कोई परेशानी नहीं है। x जो होगा ना इस वाले ट्रायंगल में वो 3 tan अल्फा के बराबर आ जाएगा। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं dx डिवाइड बाई dt, और ये 3 sec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा डिवाइड बाई dt के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ बोलोगे सही है। अच्छा जो अल्फा होगा बच्चों वो 90 माइनस का थीटा के बराबर होगा, सो डी अल्फा डिवाइड बाई dt जो आएगा बच्चों बेसिकली दैट इज माइनस का डी थीटा डिवाइड बाई dt, ठीक है ना? तो डी अल्फा बाई dt जो है माइनस का डी थीटा बाई dt के बराबर होगा, इसको ले जाकर मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो dx बाई dt जो कि स्पॉट की वेलोसिटी है दैट इज 3 इंटू, अच्छा थीटा 45 है तो अल्फा भी 45 होगा। अब यहाँ पे 45 पुट कर दो तो ये बनेगा √2, तो √2 का स्क्वायर इंटू डी अल्फा डिवाइड बाई dt, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का डी थीटा बाई dt के बराबर, तो माइनस का डी थीटा डिवाइड बाई dt के बराबर हो जाएगा। डी थीटा बाई dt बच्चों कितना दे रखा है? 0.1 के बराबर, 0.6 मीटर पर सेकंड बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वो वाली गलती मत करना बच्चों, उससे बेसिकली पता है क्या होता है कि अगर तुम dt टाइम बाद देखो ना इसको तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन तुम जो वेलोसिटी लिख रहे हो वो तुम ये वाली लिख रहे हो, तो ये जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों ये ओमेगा इंटू एल के बराबर होगी। तो फिर तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? अब तुम यहाँ पर समझ गए कि ये जो वेलोसिटी है ना ये, और ये हो गई परपेंडिकुलर वाली लाइन, तुम्हें चाहिए ये, तो तुम्हें पता है कि ये अगर ओमेगा इंटू एल है, ये एंगल 45 के बराबर था, तो इधर वाली आएगी बच्चों ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाई कॉस 45। हम क्या गलती करते हैं कि हम ओमेगा इंटू एल कॉस 45 कर देते हैं, जबकि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर है। सो अगर कोई चीज इधर डिस्टेंस चल रही है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो ओमेगा इंटू एल अपॉन कॉस 45 आएगा। तो उस वाले मेथड से इसलिए बच्चे गलत आते हैं। नहीं अच्छा आप ये कह रहे हो कि हाँ हाँ उससे भी आंसर आएगा। इधर जो v है ना v cos 45 इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल करके भी आप आंसर आ जाएगा, ठीक है? विल गेट द सेम आंसर। तो हमें प्रॉब्लम बता गया कि बच्चा v इधर मान लेता है, वो इधर नहीं मानना, v वो चल उधर रहा है तो उधर, लेकिन पता है प्रॉब्लम तुम्हें ये दिखेगा नहीं ना, तुम ओमेगा एल cos 45 इक्वल टू v कर दोगे, इसलिए गलत हो जाता है। अगर आप इसको सही से देखो, ये ट्रायंगल वगैरह बनाओगे तो तुम समझ जाओगे कि हमें इसका कंपोनेंट इधर करना है, ना कि इसका उधर नहीं करना। बच्चों कभी भी किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो उस वेक्टर से छोटा या उसके बराबर आता है, ठीक है? कभी भी बड़ा नहीं आता कंपोनेंट जो है, तो वो बड़ी वाली साइड है, ठीक है? तो पांचवा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग। ये तो बच्चों पूछना ही नहीं चाहिए था, ये तो मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स में ही करवा दिया था। एक जो बड़ा वाला क्वेश्चन करवाया था ना, तो काइनेमेटिक्स में ये पूरा का पूरा मैंने करवा दिया था रेक्टिलिनियर मोशन वाले पार्ट में, ठीक है? ये तो अभी बताया मैंने कि टी टाइम में कितना एंगल रोटेट करेगा? ओमेगा टी के बराबर, तो 2 इंटू आर साइन थीटा डिवाइड बाई 2, याद है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला? सर्कुलर पाथ में अगर कोई घूम रहा होता है, थीटा एंगल रोटेट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट यह है आता था, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हुआ करता था, ठीक है? ये हो गया बच्चों पांचवा क्वेश्चन। बताइए बच्चों 10th तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को? 10वें क्वेश्चन तक कोई भी डाउट हो 10th तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों कोई भी डाउट हो? सिक्स सेवन नाइन टेन, ठीक है? 6 7 8 9 10 ऐसे बोल सकता हूं मैं ना। सिक्स्थ वाला बच्चों ठीक है, मैंने इलस्ट्रेशंस नहीं कराए थे, लेकिन यू कैन कंसीडर दिस लाइक अ इलस्ट्रेशन। इन्होंने बच्चों क्या बोला है? देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू Q। सो हु इज आवर ऑब्जर्वर बच्चों? ये हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को क्या करना होता है बच्चों? पहले हमें रोक देना होता है। सो
तो बच्चे इसको रोक देते हैं। इसको क्या मैं पहले कंपोनेंट कर लूं क्या, ये 3√3 आएगा, ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों 3 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसके कंपोनेंट क्या आएंगे 4√3, और इधर वाला कंपोनेंट होगा इसका 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। इसको बच्चों रोक दो, तो रोकने के बाद इधर 3 ऐड करोगे 3 मीटर पर सेकंड, उसको उल्टा करके ऐड करोगे 3√3 मीटर पर सेकंड। सो विद रेस्पेक्ट टू क्यू ये कैसे मूव कर रहा होगा 7 मीटर पर सेकंड से, और इधर मूव कर रहा होगा √3 मीटर पर सेकंड से। व्हाट इज दिस डिस्टेंस 10 मीटर। मुझे बताओ बच्चों ओमेगा ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू के क्यू 7 डिवाइड बाई 10 के बराबर नहीं आएगा, 0.7 रेडियन पर सेकंड के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो भी हमारा ऑब्जर्वर होगा बच्चों उसको हमें रोकना है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग देम, एंड यू गेट द रेट ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क डिपेंड ऑन दिस, थीटा पे डिपेंड कर रही है बच्चों। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा डिवाइड बाई dt होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया था कि जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक रिलेशन होता है ना बच्चों, यहाँ पे भी रिलेशन होता है अल्फा और ओमेगा का। ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमें थीटा स्क्वायर प्लस का 2 थीटा दे रखी है, तो बस अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई dt क्या होगा 2 थीटा प्लस का 2 के बराबर। इसको लाके बच्चों पुट कर दो यहाँ पे, तो थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू 2 थीटा प्लस का 2। इसको बच्चों थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा जब 1 रेडियन के बराबर हो तो 1 प्लस का 2 3, 3 प्लस का 4, 3 इंटू 4 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बच्चों 7th वाले का आंसर आ जाएगा। इजी है, ठीक है, ओके। 8वां बच्चों क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, its velocity depends on the distance covered as this, where a is the constant and then the angle alpha between vector the total acceleration vector of the velocity as a function of s will be। अब बच्चों ये क्वेश्चन ना तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे बच्चों, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, जो कौन प्रूव करता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक है बच्चों यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, जैसे जैसे उस पर डिस्टेंस कवर करता जा रहा है ना, डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है ना, तो ये ऐसे चल रहा है ना, तो ये डिस्टेंस जैसे ये आर्क है, आर्क की जो लेंथ है ना बच्चों वो डिस्टेंस का काम करेगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कवर हो रही है वी भी चेंज हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड चेंज हो रही है। सो देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बच्चों दोनों होंगे, कौन कौन से, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल। अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सेंट्रीपिटल आंसर कर दोगे, आप टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन अगर कोई कह रहा है ना, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन द नेट एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड द नेट एक्सेलरेशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? विद दिस with the help of this question you can easily visualize this concept। अब बात आती है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, तो यहां पे बात आती है बच्चों कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना वो पंगा नहीं करता, वो तो बच्चों v स्क्वायर डिवाइड बाई r के बराबर आ जाता है। अगर आप उसको देखो तो a स्क्वायर s डिवाइड बाई r के बराबर आ जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर आ जाता है। किसी भी टाइम पे अगर आपको सर्कुलर पाथ में स्पीड पता है तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो तो बच्चों बड़े आराम से आप इसको पता कर सकते हो। बात आती है बच्चों यहाँ पे किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सो मतलब जो वेलोसिटी है ना उसमें डायरेक्शन वाला पार्ट भूल जाओ, उसके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो इसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों 1/2 रूट के अंदर एस, और यहाँ पे ds बाई dt भी आएगा, ठीक है। ds बाई dt बच्चों v होगा, तो a डिवाइडेड बाई 2, और v की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी
यहाँ पे रूट के अंदर एस भी है नीचे, ए रूट के अंदर एस, तो ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये कह रहे हैं एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेक्टर ऑफ द वेलोसिटी। अब मान लो यहां पर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है और सेंट्रीपिटल बच्चों इधर की तरफ दे रखा है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ नहीं आएगा ऐसा। तो वेलोसिटी और इसके बीच का जो एंगल अल्फा होगा, क्या मैं tan अल्फा को लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टेंजेंशियल? भाई एक बात बताओ, अगर कोई वेक्टर एक इधर है एक इधर है, ये टेंजेंशियल है ये सेंट्रीपिटल है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है और ये एंगल अल्फा का लिखना है, तो आप लिख सकते हो ना a cos अल्फा इसके बराबर होगा, a sin अल्फा इसके बराबर होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, tan अल्फा आ जाएगा हमारे पास। ac डिवाइड बाई दिस, तो a स्क्वायर s डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 2s डिवाइडेड बाई r। तो 2s डिवाइडेड बाई r इज द tan अल्फा। तो बी ऑप्शन बच्चों विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में बच्चों आप लोगों को, कैसे किया मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? तुम समझ गए ना इस चीज को? नाइन्थ वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये वाला भी ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्योंकि उन्होंने हमें बोला है ना कि एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन ये हो गया, वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा ना। अगर मेरे को पूछता कि आर वेक्टर और उसके बीच में एंगल बताना हो, या सेंट्रीपिटल और उसके बीच में एंगल बताना हो, या बोलता कि कुछ और बोलता तो मैं कोई और अल्फा लेता। ठीक है, देखो भाई इन्होंने हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर वेरीज एज टाइम दिस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is 0, time after which the total acceleration of the particle makes this with the radial acceleration। लो रेडियल एक्सेलरेशन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाए। पहले तो बच्चों सिचुएशन को समझते हैं। ये देखो एक पार्टिकल है, मैं बता रहा हूं ना कि शीट के क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है, मतलब ना अगर तुमने इनको सॉल्व कर लिया बस काम खत्म है। सो बच्चों वेलोसिटी इसकी मान लीजिए इधर की तरफ है, ठीक है, वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा, सेंट्रीपिटल इधर की तरफ आएगा। ये किसी भी टाइम पे बात कर रहे हैं हम लोग ना। तो सेंट्रीपिटल बच्चों इधर हो गया, टेंजेंशियल इधर हो गया और वेलोसिटी इसकी इधर हो गई, तो नेट एक्सेलरेशन बच्चों कहीं इधर आएगा। ये कह रहे हैं कि टाइम आफ्टर विच द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक ही होता है, मतलब ये वाला एंगल जो 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री का मतलब है कि tan 30 इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई दिस। अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों हमें टाइम के साथ यहां पे दे रखा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी √3 इंटू टी के बराबर। देखो टाइम और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है हमें ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन √3 इंटू टी के बराबर बच्चों हमारे पास आ जाएगा। टेंजेंशियल तो मेरे को पता है लेकिन मुझे सेंट्रीपिटल नहीं पता। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों उसको करने के दो तरीके, ठीक है। तो पहला मेथड 1, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। आर की वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है, मतलब वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओमेगा पता करने के लिए मुझे अल्फा पता होना चाहिए, तो मैं पता होगा कि अल्फा इंटू आर जो होता है ना वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना। अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा पे डिपेंड करता था, जो टेंजेंशियल वाला होता था ना वो अल्फा पे डिपेंड करता था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये अल्फा जो है √3 इंटू टी के बराबर आ गया। अल्फा कैसा है बच्चों, वेरिएबल। अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। जब अल्फा वेरिएबल होता है, जैसे एक्सेलरेशन वेरिएबल होता था तो वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करते थे हम, इंटीग्रेशन। तो ऐसे ही बच्चों अल्फा अगर वेरिएबल है तो ओमेगा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों √3 टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर था वो 3t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। बस इन दोनों को बच्चों वहां पे ले जाके पुट कर दो। tan 30 कितना है, 1/√3 के बराबर, 1/√3 इज इक्वल टू
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज √3t, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों 3t⁴ डिवाइड बाई 4। अगर आप इसको देखोगे तो t⁻³ इज इक्वल टू 3 × 4, नहीं नीचे एक 3 है वो 4 ही बचेगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 2⁻²/3 विल बी द आंसर, ठीक है। ये लो बच्चों, सेंट्रीपिटल पता करने के लिए मुझे अल्फा की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि ओमेगा मुझे वहीं से पता लगता। पूरा गेम आपको क्लियर हो रहा है भाई इन क्वेश्चंस के बाद कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो स्पीड चेंज करता है। स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो ही अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो ओमेगा भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये था गेम बच्चों। यहाँ पे मुझे टेंजेंशियल का ग्राफ दे रखा था, मतलब टेंजेंशियल की वैल्यू मैं ग्राफ से पता कर सकता था। टेंजेंशियल की वैल्यू पता है तो मैं अल्फा पता कर सकता हूँ, अल्फा से ओमेगा पता कर सकता हूँ, ओमेगा से मैं सेंट्रीपिटल पता कर सकता हूँ। और मुझे इन्होंने नेट एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट होगा उसका सेंट्रीपिटल के साथ एंगल दे रखा था, तो मैं 1030 इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट डिवाइड बाय दिस कंपोनेंट लगा सकता हूँ। किसी को अगर इसमें डाउट आ रहा हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टेंजेंशियल को लिखूंगा मैं a sin 30, सेंट्रीपिटल को लिखूंगा बच्चों मैं a cos 30। इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, 1030 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन बच्चों, 3 point particle PQR move in a circle of radius r with different but constant speed. They start moving at t equal to 0 from their initial position as shown in the figure. तो इनकी इनिशियल पोजीशन दे रखी है। The angular velocities of p, q and r are 5 pi, 2 pi, 3 pi respectively. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों रेडियन पर सेकंड में इनकी दे रखी है। p वाले की बच्चों सबसे ज्यादा है, कितनी है 5 पाई के बराबर, ये 5 पाई रेडियन पर सेकंड की रेट से घूम रहा है। ये वाला बच्चों 2 पाई से घूम रहा है और ये वाला बच्चों 3 पाई से घूम रहा है, ठीक है। इन द सेम सेंस द टाइम एट विच दे ऑल मीट, मतलब जब Q और R मिले ना बच्चों उसी टाइम पे P और R भी मिलने चाहिए। एक काम करते हैं बच्चों, किसी एक को रोक देते हैं, जो सबसे स्लो चल रहा है ना उसको रोक देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं Q को यहीं पर रोक देते हैं। तो Q वाली लाइन बच्चों कितनी रेट से घूम रही थी, 2 पाई रेडियन पर सेकंड की रेट से। R वाली लाइन किस रेट से घूम रही थी बच्चों, 3 पाई रेडियन पर सेकंड की रेट से। तो अगर मैं इस वाली लाइन को रोक देता हूं तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल किस रेट से बढ़ेगा, क्योंकि ये 3 पाई से चल रही थी, ये 2 पाई से उसको फॉलो कर रही थी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है ना वो पाई रेडियन पर सेकंड की रेट से बढ़ रहा होगा। अगर तुमने इसको रोक दिया, अब ये 2 पाई से चल रही थी, ये रोक दी, ये 3 पाई से चल रही थी, तो इनके बीच का जो एंगल चेंज हो रहा था, क्योंकि देखो ये पीछे से आ रहा था घूमकर और ये आगे वाला तेज जा रहा था, आगे वाला 3 पाई पर सेकंड रोटेट करता था, ये 2 पाई करता था। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल किस रेट से बढ़ रहा है, पाई रेडियन पर सेकंड की रेट से। तो अगर तुमने इसको रोक दिया तो इन दोनों का एंगल का जो सेपरेशन है वो किस रेट से बढ़ रहा होगा, पाई रेडियन पर सेकंड से। तो जब बच्चों आर और क्यू मिलेंगे ना, आर और क्यू मिलेंगे तो आर ने ये एंगल कवर कर लिया होगा, इसके रेस्पेक्ट में आर ने कितना हो गया 3 पाई बाई 2 एंगल कवर कर लिया होगा। तो टाइम जब आर जो है क्यू से मिलेगा तो होगा बच्चों 3 पाई बाई 2, इतना एंगल घूमना है, किस रेट से घूम रहा है, पाई की रेट से। पाई की रेट क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल बढ़ने का रेट है वो पाई का है। तो इनके बीच का एंगल बढ़ के कितना बढ़ाना है हमें एंगल को, 3 पाई बाई 2, किस रेट से बढ़ रहा है, पाई से। तो ये आ जाएगा बच्चों एक टाइम। अच्छा ये एक और बार मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी मिलेंगे, अब ये मिल गए यहाँ पे दोनों, फिर उसके बाद अभी भी आर वाला अभी भी पाई की रेट से एंगल बढ़ा रहा है, मतलब आर और क्यू के बीच का एंगल पाई की रेट से बढ़ रहा है। फिर दोबारा मिलेंगे कब, 3 पाई बाई 2 प्लस का 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, ऐसे बच्चों बहुत बार मिलेंगे, ठीक है। आप उन सारे 2 पाई ऐड करते जाओ, क्योंकि ये तो तुमने यहाँ पे रोक दिया है। तो देखो ये जब 3 पाई बाई 2 घूम के आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2 पाई और घूम लेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर 2 पाई और घूम लेगा तो यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैं 2 पाई ऐड करता जा रहा हूं। अच्छा पी और आर के मिलने का टाइम कब होगा बच्चों, पी जब क्यू से मिलेगा, पी और क्यू, ये वाला भाग रहा था बच्चों 2 पाई से, ये आ रहा था 5 पाई से, मतलब इनके बीच का एंगल घट रहा है 3 पाई की रेट से, 5 माइनस का 2, 3 पाई की रेट से इनके बीच का एंगल घट रहा है।
इनके बीच का एंगल है कितना बच्चों, π/2। घट किस रेट से रहा है, 3π की रेट से। तो पहली बार ये इस टाइम पे मिलेंगे। फिर बच्चों क्या होगा, ये मिल गए दोनों, अभी भी ये 3π की रेट से भाग रहा है, तो ये जब 2π एंगल और चल के आ जाएगा, मतलब π/2 प्लस का 2π, फिर ये एक और बार मिलेंगे, π/2 प्लस का 4π डिवाइड बाई 3π, फिर ये एक बार और मिलेंगे, एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइम आएंगे। अब हमें इनमें से वो कॉमन टाइम लेना है, जब P Q से मिले उसी टाइम पे Q R से मिले। मैं यहाँ पे देख रहा हूं बच्चों कि इस T R और Q के जो टाइम है बच्चों, वो आ रहे होंगे 3/2 प्लस का 7/2, सॉरी नॉट प्लस, 7/2। अगला आ रहा होगा बच्चों 4π ऐड हो रहा होगा, तो 4 दूनी 8 3 11, 11/2, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। ऐसे ये वाले टाइम आएंगे बच्चों। P और Q के मिलने का टाइम जो होगा ना बच्चों, वो आएगा तुम्हारे पास 1/6 प्लस का 4 5/6 प्लस का 8 और 9, 9/6। 9/6 को लिख सकता हूं बच्चों मैं 3/2। फिर अगला आएगा 9/6 हो गया, 13/6। अगला टाइम आएगा बच्चों 4 और ऐड कर दो 17/6। अगले में ऐड कर दो बच्चों 4 और 21/7, तो 7/2। ये वो टाइम होंगे जब ये मिलेंगे। तो इनमें कॉमन टाइम जब R और Q मिले उसी टाइम पे P और Q भी मिले, वो है 3/2 सेकेंड। तो 3/2 सेकेंड में बच्चों ये दोनों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले P और Q नहीं मिले होंगे, P और Q एक पहले भी मिल चुके हैं 2 बार, लेकिन P और Q जब तीसरी बार मिल रहे होंगे ना, उस टाइम पे देखेगा P वाला तो वहां पे R वाला भी Q से मिल रहा है, तो दे ऑल आर एट अ सेम पोजीशन। दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नो डाउट। ओके हाँ जी, अप टू 15 तक बच्चों जो भी डाउट हो, अब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद 15 तक ही डिस्कस करेंगे वैसे हम लोग ना। कल भी डिस्कस करेंगे बच्चों, मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 2 में कुछ 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं, विल डिस्कस देम along with the homework given today। इसमें जो बच जाएंगे ना उनको, और कल जो 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को बच्चों साथ साथ चलाना पड़ेगा ना, अदरवाइज होगा नहीं। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। पंद्रहवां राहुल गुप्ता का एंड आदित्य का। ये वाला तो क्लास में नहीं कराया था बच्चों, प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल मोशन में कराया था ये। एक पार्टिकल को v0 स्पीड से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, the velocity at any instant the radius of the curvature of the particle at the instant is directly proportional to। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बच्चों v के बराबर होगी, ऐसे करके ना, एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। ये एंगल बच्चों थीटा लिख लेते हैं। तो तुम्हें पता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, ROC इज इक्वल टू OV स्क्वायर डिवाइड बाई A परपेंडिकुलर। तो A का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ना, ये एंगल थीटा आएगा, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई G कॉस थीटा। लेकिन पंगा पता है क्या है, यहाँ पे थीटा भी तो वेरिएबल है। हाँ एक चीज मैं लिख सकता हूँ कि जो V cos थीटा होगा ना, वो हर एक मोमेंट में V0 के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता। तो किसी टाइम पे अगर इसकी वेलोसिटी V है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V cos थीटा V0 के बराबर होगा, मतलब cos थीटा को मैं V0 बाई V लिख सकता हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू V की पावर 3 डिवाइड बाई G इंटू V0। ये दोनों चीजें तो बच्चों स्टार्टिंग में दे रखी हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर V की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। 11th वाला, A particle is kept fixed on a turntable rotating uniformly, ठीक है, as seen from the ground the particle goes in a circle, its speed is 20 centimeter per second and the acceleration is 20 centimeter per second square। The particle is now, अच्छा पहली बात, it is rotating uniformly, मतलब ओमेगा नॉट चेंजिंग, मतलब अल्फा जीरो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, so there is no tangential acceleration। so when they say कि acceleration
मतलब दे आर टॉकिंग की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी स्पीड ओमेगा इंटू आर वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर दे रखी है। अगर आप इसको यहां पे पुट कर दो तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 20, तो ये ओमेगा की वैल्यू बच्चों 1 रेडियन पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। पहले तो बच्चों ये समझ लो, ओमेगा की वैल्यू आ गई तो बच्चों यहाँ पे आर जो है ना 20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। इसमें पुट कर दो ना ओमेगा स्क्वायर आर जो है इसके बराबर करोगे, आर हमारे पास आ चुका है, ये आ चुका है बच्चों, ठीक है। द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू द न्यू पोजिशन टू मेक द रेडियस हाफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो बच्चों ये ऐसे घूम रहा था, ओमेगा हमें दे रखा है बच्चों 1 रेडियन पर सेकंड के बराबर, ये हम पता कर चुके हैं। अब आपने इसको 10 सेंटीमीटर पर रख दिया। नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन v एंड एक्सेलरेशन। अब जो v डैश आएगा बच्चों ओमेगा इंटू 0.1 के बराबर आएगा या 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर आएगा, ठीक है। और अब जो एक्सेलरेशन आएगा सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कशन जो अटेंड नहीं करेगा ना, तुम्हें लगता है कि इसमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर भी तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा? विदाउट दीज क्वेश्चंस कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। और कोई डाउट है बच्चों इसमें बचा हुआ हो आपका 15 तक? बस आज का डिस्कशन हमारा ओवर हो चुका है बच्चों ना, अप टू 15 तक डिस्कस करना था मैं। मुझे जहां तक पता है मैंने आपको जो होमवर्क दे रखा है ऑलरेडी वो पूरा यहाँ तक दे रखा है, ठीक है, 22 तक। So in the next class we will discuss these 7 questions and the exercise 2 वाला पार्ट। जो exercise 2 के मैंने कुछ 7-8 questions आपको दे रखे ना बच्चों, we are going to discuss those। अब बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक बच्चों बेसिकली डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन है। एक मिनट, डिस्कशन के नाम से जो भग जाते हैं ना मेरे को बड़ा गंदा लगता है। मैं कितना कैसे समझाऊं, मतलब डिस्कशन से ही सिलेक्शन होगा। काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं, मतलब वेलोसिटी और इनके आपस में जो रिलेशन होते हैं वो पढ़ चुके हैं हम लोग ना। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों। डायनामिक्स, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दी कॉज ऑफ द मोशन, ठीक है बच्चों। सर्कुलर मोशन बच्चों दो तरीके की होती है, दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं। पहली होती है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहला टाइप होता है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरी होती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रहती है बच्चों कांस्टेंट, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों 0, अल्फा होता है बच्चों 0। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों?
सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। वेलोसिटी मतलब वेक्टर, और वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो सेंट्रीपिटल के बराबर होता है ओनली, ठीक है ना। टेंजेंशियल 0 हो गया, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है जो कि सेंट्रीपिटल के बराबर है, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। तो यहां पे बच्चों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या? नो, एक्सेलरेशन भी बच्चों डायरेक्शन चेंज करता रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन को पूरा टाइम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहना है। वेलोसिटी इज चेंजिंग टाइम डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग डायरेक्शन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कांस्टेंट है इसलिए मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बच्चों, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। तो वी नीड अ फोर्स net force which provides centripetal acceleration. And this force is called सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये बच्चों कोई स्वर्ग से उतर के आया हुआ है, कोई नया नया फोर्स नहीं है, ठीक है। जो भी फोर्स लग रहे होते हैं ना, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन या कोई और फोर्स जो लग रहा होता है बच्चों, उन्हीं का जो रिजल्टेंट होता है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो भी फोर्सेस तुम लोगों ने पढ़े ना बच्चों, उन्हीं में से कोई फोर्स, मतलब उनका या उनमें से किसी कोई फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फोर्स बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ये कोई अलग से नया फोर्स का जन्म नहीं हुआ है बच्चों। यहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन्हीं में से उनका जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा होगा, और यहाँ पे बच्चों ये सेंट्रीपिटल का काम करेगा। एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बच्चों सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। किधर की तरफ लग रहा होगा? सेंटर की तरफ। ये नेट फोर्स बच्चों इसमें सेंटर की तरफ आएगा। तो जितने भी फोर्स होंगे ना बच्चों, उनका रिजल्टेंट टुवर्ड द सेंटर आएगा, और वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स टॉक अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉन जीरो होता है, अल्फा नॉन जीरो होता है। तो अब बच्चों इस वाले केस में अगर एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे इसका टेंजेंशियल भी आएगा, यहाँ पे इसका बच्चों सेंट्रीपिटल भी आएगा। अब जो नेट एक्सेलरेशन है ना बच्चों, वो सेंटर की तरफ नहीं आएगा। अब आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वो एक एम ए टेंजेंशियल एन कैप एम ए सेंट्रीपिटल माइनस का आर कैप, ये फोर्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब फोर्स बच्चों सिर्फ सेंटर की तरफ नहीं लग रहा होगा, देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन। अब स्पीड चेंज हो रही होगी बच्चों, ध्यान रखना, स्पीड चेंज हो रही है तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। यहाँ सेंट्रीपिटल चेंज होगा, फोर्स का मतलब जरूरी नहीं कि डायरेक्शन वायरेक्शन फिक्स रहे। तो ये होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं। वी विल फर्स्ट डिस्कस द केसेस ऑफ दिस एंड देन वी विल गो टू दिस। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, रूट के अंदर 5GL वाला, ठीक है, रूट के अंदर 4GL वाला, वो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों हमें टेंजेंशियल फोर्स भी चाहिए और सेंट्रीपिटल भी चाहिए, मतलब हमें फोर्स को सिर्फ सेंटर की तरफ नहीं कंसीडर कर सकते, फोर्स इन दोनों एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे कर रहा होगा। गॉट इट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी बच्चों? अगर ये समझ में आ गया हो तो हम जो है आगे बढ़े और इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में, मतलब डिटेल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके।
चलो, सो तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज कराते हैं बच्चों ना कि व्हाट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स हवा। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन। या कोई ब्लॉक है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। रस्सी से बंधा हुआ है बच्चों, रस्सी से सेंटर में बंधी हुई है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एल होगी इसकी लेंथ। स्मूथ टेबल है बच्चों, एम एस का मास है, एंड दिस इज परफॉर्मिंग। और जी बच्चों अंदर की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द टेबल। आप ऊपर से देख रहे हो, जैसे यहाँ पे सामने जैसे ये टेबल रखी है ना, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ऐसे करके पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। फाइंड दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग connecting block and center of सर्कल। बताना बच्चों, इसे कहते हैं वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बताओ। अभी भी मेरे को दो बच्चों ने और रिजल्ट शेयर किया, 4329 जे एडवांस रैंक, और एक की थी 2835, और ईडब्ल्यूएस रैंक थी 295। बढ़िया है बच्चे, अच्छा कर रहे हैं।
कर लिया बच्चों? बट सर कैसे बच्चे थे, चैट बड़ी याद नहीं। मैंने बताया ना कि उसके बाद जब मैंने अनमोल रत्न सेशन रखा था, उसके बाद मेरे को कम से कम 2000-3000 रैंक वाले बच्चे, और एक तो 1800 या समथिंग रैंक थी, इन बच्चों ने मतलब मेरे को कई बार जो है मैसेज किए कि सर मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था उस दिन। एंड नंबर वो जो है वो बहुत बड़ा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन शेयर नहीं करते ना यार ऑनलाइन में। ऑनलाइन में वो पकड़ के नहीं रख सकते ना हम किसी बच्चे को। तो बच्चे तो बहुत है मेरे जो जिनका सिलेक्शन हुआ होता है हर साल। मेरे को इतना अच्छा अगर डिटेल में पढ़ाएगा तो सिलेक्शन तो होगा ही यार। सिलेक्शन कौन रोक सकता है? सिलेक्शन तो होगा यार। अगर तुम मेरी शीट सॉल्व कर लो, तुम मेरी क्लासेस समझ लो, कौन रोक सकता है तुम्हारा सिलेक्शन? कोई नहीं रोक सकता। खैर बच्चों, अगर इसको देखा जाए तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं मैं तुम्हें वो विजुलाइज कराना चाहता हूं पहले। देखो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं ना बच्चों, सारे फोर्सेस अगर हम ड्रॉ करें, देयर विल बी एमजी। टेबल बच्चों ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रही होगी, रस्सी बच्चों इसको ऐसे खींच रही होगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अच्छा यहां पे मैं लिखना भूल गया इसको ना, ब्लॉक परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये लिख लेना, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों तुम्हें पता है कि अंदर की तरफ एमजी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। तो एमजी हो गया और ये नॉर्मल हो गया। तो तुम्हें ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ भागेगा या ऐसे अंदर की तरफ जाएगा? नहीं, मतलब इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो नॉर्मल तो बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? एमजी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब बच्चों मुझे पता है कि दिस इज मूविंग लाइक दिस, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल तो इधर की तरफ है, एमजी नीचे की तरफ है, मुझे एक फोर्स चाहिए बच्चों टुवर्ड्स द सेंटर, जो इसको ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर सके, जो इसको सर्किल पर रख सके, नहीं तो ये भाग जाता है इधर की तरफ। तो सर्किल पे लाने का काम पता है कौन कर रहा होगा? ये जो टेंशन है ना, ये जो टेंशन है ये सेंट्रीपिटल का काम कर रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करके। तो टेंशन बच्चों m इंटू ए सी के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो टेंशन ही बच्चों यहाँ पे। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि सेंट्रीपिटल कोई नया अलग से फोर्स नहीं होता, वहीं कोई ना कोई फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगा हुआ होता है, रिजल्टेंट होता है जो सेंटर की तरफ लगा हुआ होता है और जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो दैट टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल, एंड टेंशन की वैल्यू बच्चों m ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सो बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन नंबर 2 है। एक प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर डिस्क है बच्चों, which is rotating with constant omega. There is a particle kept at a distance small r of mass m. ओमेगा से घूम रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट between block and disk is mu.
then find maximum angular velocity of disk such that there is no relative motion between block and disk during uniform circular motion. ठीक है, बताओ बच्चों, दिस इज द टॉप व्यू. टॉप व्यू बच्चों हमें इस तरीके से दे रखा है. आया बच्चों आंसर इसका? सो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, अगेन आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ब्लॉक जो रखा हुआ है इस पे एक तो एमजी लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे से नॉर्मल लग रहा होगा, और अगर मुझे इसको इस सर्कल में घुमाना है, मुझे सेंट्रीपिटल चाहिए बच्चों अंदर की तरफ. अब सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर सकता है बच्चों इसकी डिस्क के सरफेस के अलोंग? क्या नॉर्मल और एमजी लग सकते हैं इधर की तरफ? नहीं, फ्रिक्शन. अच्छा, इसका एक्सेलरेशन मुझे इधर चाहिए, मतलब फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा. और कैसा होगा फ्रिक्शन? स्टैटिक. क्यों? क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है. तो यहां पे बच्चों एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा इधर की तरफ ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ. तो नॉर्मल बच्चों एमजी के बराबर हो गया. एफ एस जो होगा बच्चों वो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा.
एफ एस बच्चों लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ लिमिटिंग एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। तो ओमेगा लेस देन और इक्वल टू रूट के अंदर म्यू जी डिवाइड बाई आर। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पे फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई फोर्स होगा बच्चों जो हमेशा क्या करेगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम करेगा। फ्रिक्शन कर रहा है, पिछली बार में टेंशन कर रहा था, ठीक है, टेंशन इसमें फ्रिक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक पार्टिकल बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तुम कहोगे सर ये हवा में कैसे लटका हुआ है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस कर दिया। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू एल नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू के है, पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन then find extension in the spring। अगर इस वाले पार्ट से जो मैक्सिमम टाइम अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, दिस इज द क्वेश्चन। नीट में, जेई मेन में हर साल आता है, हर साल रूप बदल के, ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों। अरे यश वो थंबनेल चेंज कर दिया क्या? थंबनेल थंबनेल चेंज कर दिया? तो तुम तो बोल रहे थे कल मंगा लिए। एक बार और बात करो ना उनसे। जीमेल ड्राइव पे मंगाना ना, क्वालिटी वैसे डाउन हो जाती है ना। भाई फ्रिक्शन और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की क्लास तुम सब लोगों ने देख ली? फ्रिक्शन और एनएलएम के, यश फ्रिक्शन और एनएलएम के वो डाउनलोड करके, हाँ टाइम फ्रेम लगा, वो भी करना है, टाइम स्टैम्प भी लगाना है,
डाउनलोड करके ड्रॉपर बैच में अपलोड करने हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपलोड करने हैं, फ्रिक्शन वाले कोर्स में भी अपलोड करने हैं, जितने भी होंगे ना ये यूट्यूब वाले सेशन उनको बैच में भी अपलोड करना है। चलो चलो भाई, आया भाई किसी ने सॉल्व किया इस वाले क्वेश्चन को रे? डन 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 डन। देखो बच्चों, जब ये घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। तो एक्सटेंशन के बाद जो इसकी लेंथ है बच्चों वो एल नॉट प्लस का मान लो एक्स हो गई है ना, तो एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा बच्चों के एक्स के बराबर, एक्सटेंशन पर डिपेंड करेगा, और वही बच्चों इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। तो के एक्स जो होगा ना बच्चों वो एम ओमेगा स्क्वायर, लेंथ रेडियस कितनी होगी बच्चों इसकी, एल नॉट प्लस का एक्स के बराबर, तो के एक्स माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई के माइनस का सही लिखा है बच्चों, एक्स की वैल्यू बच्चों ये होगी। ठीक है, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है कौन सा वाला हो गया, थर्ड, देन फोर्थ। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम बच्चों। एल लेंथ होगी बच्चों इसकी, एंगल थीटा हो गया, ठीक है, एम जी इधर मतलब जी इधर की तरफ होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ठीक है, फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन horizontal plane by the bob of mass m and conical pendulum। हाँ जी, दिस परफॉर्म दिस इज अ मतलब कोनिकल पेंडुलम, और कोनिकल पेंडुलम का बच्चा जो टाइम पीरियड होगा दैट वी हैव टू फाइंड, लेंथ दे रखी है, जी वैल्यू दे रखी है, थीटा एंगल पे ये घूम रहा है इस तरीके से, यू हैव टू टेल मी के
what is actually happening here. होमवर्क बच्चों अप टू 33 तक है आपका। अच्छा बच्चों, जो मेरी 15 से लेकर 18 के बीच में मैं छुट्टियों का प्लान कर रहा था बच्चों, वो कैंसिल हो चुका है। तो 15 से 18 वाली जो छुट्टियां आनी थी उसमें हम जो अपना सिलेबस खींच रहे होंगे, उस टाइम पे हमारा सेंटर ऑफ मास टॉपिक चालू हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास, गजब की स्पीड चल रही है बच्चों हमारी। तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि मैं कितना तेज हम इसको कवर करते जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन थोड़े कंप्लीट हो जाए ना इसमें 11th में, तो कहते हैं ना थोड़ा चैन मिलेगा मेरे को ना कि यार चलो सब बढ़िया चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास एंड, अब यार बारिशें इतनी हो रही हैं, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी ये जो बारिशें हो रही है ना इसकी चक्कर में मतलब इसको प्लान को कैंसिल करना पड़ा है मेरे को ना। मुझे हिमाचल जाना था, अब हिमाचल में हो गई बारिश, लैंडस्लाइड्स हो गए। अब तुम्हारे सर कहीं किसी पहाड़ वहाड़ की मलबे के नीचे दबे हुए मिले, ये तुम चाहते हो? तुम चाहोगे कि मैं 4 दिन की छुट्टियां लेके हमेशा के लिए निकल जाऊं? तुम्हारी आईआईटी कैसे होगी? चलो छुट्टियां आपकी होंगी बच्चों, लेकिन वो अक्टूबर में जाके, ठीक है? प्लान जो है पोस्टपोन हो गया ना, तो अक्टूबर में जाके छुट्टी दे देंगे हम आपको, तब तक ऐश करो। चलो करें भाई, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा यहाँ पे क्या क्या लग रहा होगा बच्चों? एक तो mg लगेगा इधर की तरफ, टेंशन लगेगा बच्चों रस्सी में इधर की तरफ। टेंशन के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। टेंशन के 2 कंपोनेंट हो गए। ये टी कॉस थीटा के बराबर होगा, ये mg के बराबर होगा, इधर टी साइन थीटा होगा। अच्छा बच्चों, मान लो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका पार्टिकल का जो सर्कल है उसका सेंटर का यहाँ पे, ठीक है? अच्छा ये बताओ मुझे, क्या ये पार्टिकल ऊपर या नीचे जा रहा है? नो। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों? 0, बिकॉज ये पूरा टाइम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रह रहा है, मतलब वर्टिकली मोशन ही नहीं हो रहा है इसका। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों? आप बोलोगे हाँ, मतलब टी कॉस थीटा mg के बराबर होना चाहिए। पहली इक्वेशन तो बच्चों हमारे पास ये आ गई। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल भी चाहिए बच्चों, और अगर आप इसको देखो ना तो ये एल साइन थीटा के बराबर रेडियस होगी। जो सर्कल जिसमें घूम रहा है ना बच्चों, उसकी रेडियस एल साइन थीटा के बराबर होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब एल साइन थीटा। तो अंदर की तरफ जो फोर्स है ना वो टी साइन थीटा है बच्चों ना, सेंटर की तरफ।
और वो इसको m ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम कर रहा होगा। टी की वैल्यू ऊपर से ले आओ बच्चों, एम जी, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा बच्चों, एम जी अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, और एक एम भी बचेगा बच्चों। तो यहां से अगर तुम ओमेगा की वैल्यू देखो ना बच्चों, तो जी डिवाइड बाई एल कॉस थीटा के बराबर होगी। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों 2 पाई रूट के अंदर एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। ये होगा बच्चों इसका टाइम पीरियड, एल कॉस थीटा बच्चों डिवाइड बाई जी के बराबर। ये फॉर्मूला भी याद रखना बच्चों ना, आपको आगे जाके काम आएगा। 2 पाई रूट के अंदर एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, ओके। वन मोर क्वेश्चन बच्चों, इसके बिना अदरवाइज तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा बहुत ये सब करने के बाद? both the blocks of both the blocks A and B perform uniform circular motion about O. Find T1 upon T2। T1 upon T2 की वैल्यू बतानी है बच्चों ना आपको। दो रस्सियां हैं, एक जो M को कनेक्ट कर रही है, दूसरी M और 2M को कनेक्ट कर रही है। M और 2M को कनेक्ट करने वाली का टेंशन T1 है, इसका टेंशन बच्चों T2 है। उसको उल्टा कर लेना बच्चों ने टेंशन को। ठीक है, एक L रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, एक 2L रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड योर होमवर्क इज A and B section complete। A and B section complete। दो इलस्ट्रेशन रह गए, खैर ए तो कंप्लीट कर लिया, 22 क्वेश्चन तक तो आप करके ही आए हो, अब टू 33 करना है आपको। सब्जेक्टिव के कंप्लीट करके आने बच्चों आपको। पहले 15 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आने।
डन भाई, डन 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 डन। कर दे इसको खत्म जल्दी से। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, पहले जो बच्चों 2m वाला ब्लॉक है ना, 2m वाला जो सबसे दूर है, उसको हम जो है उस पर टेंशन लगाएंगे T2 और उसका A2 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा 2m वाले का। तो T2 इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l के बराबर। तो T2 आ जाएगा बच्चों 4m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट बच्चों जो m मास है ना, उस पर क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन तो मेरे को इधर चाहिए, इस पर T1 इधर लग रहा होगा, T2 बच्चों बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो T1 माइनस का T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। तो T1 जो आएगा ना बच्चों, T2 की वैल्यू ले जाकर रख दो, 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू l के बराबर आएगा। T1 डिवाइड बाई T2 बच्चों 5/4 के बराबर आ रहा होगा। कुछ लोगों ने T2 को गायब कर दिया होगा भाई। उस 2m वाले का जो टेंशन है वो बेसिकली m पे लग रहा होगा ना, ठीक है, इसमें ये वाला ध्यान रखना है। तो अब आपको होमवर्क समझ में आ गया बच्चों, एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव के 15 तक, और एक्सरसाइज 1 में बच्चों आपको कंप्लीट करना है अप टू 33 तक, मतलब बी सेक्शन तक, ए एंड बी सेक्शन कंप्लीट। और कल ही डिस्कशन होगा, जैसे आज डिस्कशन कराया ना बच्चों, कल डिस्कशन कराने के बाद मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कल मैं आप लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के कुछ इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद एक दिन और एडवांस इलस्ट्रेशंस, एंड देन दिस चैप्टर इज आल्सो गॉन। बाय, टेक केयर।